नमस्कार, आप देख रहे हैं आज महाराष्ट्र में। हूं आपके साथ तुषार कौशिक। मुंबई के एक कैंसर पेशेंट ने इलाज के लिए लोगों से गुहार लगाई है। अपने घर के बाहर उन्होंने मदद करने की अपील करने वाला एक पोस्टर लगाया है, जो फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है। मुंबई मलाड पश्चिम के निवासी राजन कातकर को अचानक कैंसर का पता चला। उनके पास अपनी बीमारी पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। इसलिए उन्होंने अपने घर के बाहर लोगों से मदद की अपील करने वाला पोस्टर लगवाया है। ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया है जिसको कैंसर कहते हैं। लोग भी वो बहुत परेशान होते कि ये कैंसर हुआ है, इसको कैंसर हुआ है। जो 50 साल में इतना अच्छा गट्ठा आदमी अचानक से बारीक हो गया और कैंसर हो गया, तो उसको मुझे लोगों को भी बहुत दुख हो रहा है। जो मुझे पहचानते हैं, बोर्ड लगाया और एक छोटा सा डब्बा रखा हुआ है जिसमें मुझे आर्थिक मदद थोड़ी सी मिलती है, जिससे जो भी होता है 50-100 500 ऐसे डालते हैं। छोटे बच्चे भी कभी कभी बुले बटके से चिल्ला डाल के जाते हैं। मतलब मेरे काका आपको क्या हुआ है, ये सब आप इतना ऐसा क्यों पतले हो गए, ऐसा मतलब मेरे भी आँख में आंसू आ जाती है। तो ये सब बातें सुन के तो मुझे अभी बहुत ज़रूरत है। 1 महीने का खर्चा मुझे 15,000 रुपया कीमोथेरेपी का लगता ही है। तो वो सब अभी मेरे पास हालांकि की परिस्थिति ऐसी है कि वो भी मुझे जमा करने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है। तो इसके लिए मैंने बहुत सारे ये लिया हुआ है मैंने कि कोई मुझे आर्थिक मदद करे। वैसे मेरी ये चालू है। इससे पहले आपकी इनकम सोर्स क्या थी? इससे पहले मेरी इनकम थी वैसे ही वड़ा पाव के धंधा में जो भी मेरा मिलता था, मेरा घर चलता था। अच्छा थोड़ा सा पैसा मैंने थोड़ा सा जमा किया था। ऐसा कुछ बात नहीं, 7-8 हज़ार रुपया 10,000 रुपया जमा होता था हर महीना। अविवाहित राजन कातकर अब 53 साल के हैं। कातकर को कैंसर बीमारी से लड़ने के लिए आम आदमी से मदद मिल रही है, लेकिन सरकारी मदद उनको अब तक नहीं मिली है। आंटी, यहाँ पे एक बोर्ड लगाया है, किस तरीके से इस बोर्ड के पास आप देखते हैं? तो हम लोग आते जाते बोर्ड देखा और पढ़ा तो उसको कैंसर है बोल रहे थे। तो उसको अभी कोरोना की वजह से उसका काम भी गया है, तो उसको ट्रीटमेंट के लिए पैसे की ज़रूरत है। इसके लिए हम लोग ने थोड़ा हेल्प किया और ओपनली वो लोग ने बोला है कुछ प्रॉब्लम है करके, तो हम लोग ने थोड़ा हेल्प किया है। फिलहाल कातकर का मुंबई के लोकमान्य तिलक सरकारी अस्पताल में कैंसर का इलाज चल रहा है। सरकार की ओर से कैंसर पेशेंट के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी पेशेंट को इलाज के लिए पैसों की जरूरत क्यों पड़ रही है, ये बड़ा सवाल है। मुंबई से अर्जुन मलिक के साथ रितु तोमर की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल को हैकर्स ने निशाना बनाया। आपको बता दें कि मंगलवार को एक्ट्रेस का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लिया गया था और हालांकि शिकायत मिलने के बाद एक्टिव हुई मुंबई पुलिस की साइबर टीम ने सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही रिकवर भी कर लिया। मुंबई साइबर सेल की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया कि उन्हें कॉपीराइट उल्लंघन को लेकर संदिग्ध रूप से इंस्टाग्राम की ओर से संदेश आया था और जब उन्होंने संदेश के साथ आए लिंक पर क्लिक किया तो वो एक फर्जी साइट पर पहुंच गई, जिसके बाद अकाउंट पर से उनका नियंत्रण खो गया। I wanted to inform you all that I was a victim of a cyber crime. My Instagram account had been hacked, but thanks to the Maharashtra Cyber Department, headed by IGP Shri Yashasvi Yadav ji, assisted by Sub-Inspector Sandeep Patil ji, and of course, my big thanks to our Honorable Home Minister Anil Deshmukh ji, my Instagram account was restored. तो वहीं जालना पुलिस ने अवैध रूप से नायलॉन मांझा बेचने वालों के खिलाफ एक कार्रवाई शुरू कर दी है। जालना के पुलिस अधीक्षक विनायक देशमुख ने मांझा बेचने वाले और खरीदने वालों पर भी कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। इसके चलते जालना शहर के अंदर काछी नाला में पतंग की दुकान से नायलॉन मांझा बरामद किया गया और दुकानदार पर पर्यावरण संरक्षण अनुभाग का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया। काजीपुरा नाले पे स्टार पतंग जो चालक का स्टोर था, वहां पे रेड करके जो इलीगल बेचे जा रहा था, जो नायलॉन का मांझा धागा, वो हमने आरोपी के घर से और शॉप पे से जब्त किया। इस बारे में माननीय हाईकोर्ट ने बेंच औरंगाबाद ने आदेश दिए थे कि ऐसे जो नायलॉन मांझा विक्रेता है उनके ऊपर कार्रवाई करने के आदेश दिए वाले। इस मुताबिक अभी कार्रवाई यहाँ से जारी रहेगी, आगे भी जारी रहेगी।
तो वहीं बुल्ढाना जिले के शेगांव तहसील के उपजिला अस्पताल में सुविधा नहीं होने के वजह से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में डॉक्टर्स के नहीं होने के साथ ही मरीजों को दूसरे अस्पताल में रेफर किया जा रहा है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि वर्कलोड बढ़ने की वजह से ट्रीटमेंट में थोड़ी देरी आ रही है। तो मेरी लड़की को करीब 3 घंटे लगे यहाँ पे। 3 घंटे लगने के बाद में मैंने वो कर्मचारी पे गया कि भाई 3 घंटे क्यों लगे। वो कर्मचारी ने कहा कि भाई मेरे पास में यहाँ पे मैं अकेला हूँ काम करने वाला, देखो बोले यहाँ कितने पड़े हुए हैं। फिर इसके बाद में मैंने विषय किया डॉक्टर पंडित साहब से, जो यहाँ के हेड है, इंचार्ज है। डॉक्टर साहब मैंने बोला एक आधा वहाँ कर्मचारी देना चाहिए, तो डॉक्टर साहब ने मेरे को उड़ा उड़ी के उत्तर ऐसे दे दिए, बोले मेरे हाथ में कोई नियुक्ति देना नहीं है। तो मेरी लड़की जैसे वर्कलोड के हिसाब से थोड़ा सा डिले होता है, लेकिन सुविधा जो है, सेवा जो है वो हर पेशेंट को मिले, ये अपनी कोशिश रहती है। और अपन किसी को भी उसके अंदर वापस नहीं भेजते। उस दिन उनको इन्वेस्टिगेशंस में जो समय लगा उसके लिए वो नाराज़ होकर गए। मैंने उनको हमने समझा के बताया कि गर्दी जो है ऑलरेडी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नॉन कोविड के काम। तो वहीं रायगढ़ जिले के पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र में वैक्सीनेशन को लेकर प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। टीकाकरण को लेकर हमारे संवाददाता मनोज बिरगांडे ने महानगर पालिका के आयुक्त सुधाकर देशमुख से खास बातचीत की। रायगढ़ जिले के पनवेल में कोरोना की क्या स्थिति है, ये जानने के लिए आज न्यूज़ 1 इंडिया के साथ जुड़े हैं पनवेल के आयुक्त सुधाकर देशमुख जी। सर, क्या बताएंगे अभी कोरोना की क्या स्थिति है पनवेल के अपने रायगढ़ में? 2 महीने से कोरोना के पेशेंट पनवेल शहर में कम आ रहे हैं। वैसा तो पनवेल जो है बाहर काम करने वाले और यहाँ रहने वाले लोग हैं, तो इसकी वजह से यहाँ कोरोना ज़्यादा धोखा है। फिर भी अभी पेशेंट की संख्या हम देखेंगे तो बहुत सारा कंट्रोल पाया गया है। सर, ब्रिटेन से कुछ नया स्ट्रेन आया है अपने रायगढ़ जिले में, उसकी क्या परिस्थिति है? उसमें ब्रिटेन से जो नया यूके का जो स्ट्रेन है उसकी टेस्टिंग, पहले कोई यूके से आया हुआ आदमी पॉजिटिव आएगा तो उसका फिर एक बार सैंपल लेके NIV पुणे में भेजा जाता है और वहाँ से उसको वो यूके स्ट्रेन के लिए पॉजिटिव आएगा तो उसको अलग ट्रीटमेंट दी जाती है। वैसा कोई पेशेंट अभी तक पनवेल शहर में पाया गया नहीं है। सारे महाराष्ट्र में अभी कोरोना के वैक्सीनेशन चल रही है, अपने यहाँ पनवेल जिले में कैसे आपने ट्रेनिंग की है उसकी? केंद्र सरकार ने और राज्य शासन ने कोरोना के जो वैक्सीन आ रही है लसीकरण के लिए पूरा प्रोग्राम दिया जा रहा है। उसके मुताबिक अभी फ्रंट एंड वर्कर जो है, जो डॉक्टर्स है, नर्सेस है, वार्ड बॉय है और म्यूनसिपल स्टाफ जो है, उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है। वो सब इंफॉर्मेशन अभी पनवेल की गवर्नमेंट को दे दी गई है। पूरे महाराष्ट्र में एक ही टाइम पे जब वैक्सीन आएगी तो उसका पूरा इंतज़ाम, उसका पूरा प्रोसीजर कॉरपोरेशन से किया जा रहा है। अभी जो स्टोरेज की व्यवस्था है उसके लिए भी इक्विपमेंट्स प्राप्त हुए हैं और वो हिसाब से पूरी जो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस आएंगे वो हिसाब से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम किया जाएगा। कितने स्टाफ अब तक जुड़े हुए हैं इस वैक्सीनेशन में अपना जो म्यूनसिपल स्टाफ जो है वो तकरीबन 2000 तक जो है उसको वैक्सीन का पहले ही शुरुआत में ही उनको वैक्सीनेशन मिलेगा। और जो प्राइवेट और कॉरपोरेशन के हॉस्पिटल्स हैं उनके तकरीबन 6 से 7000 स्टाफ जो है उनको स्टार्ट में वैक्सीनेशन मिलेगा और बाद में पूरे जो सिटीजन जो है उनको गवर्नमेंट जैसी इंस्ट्रक्शंस देगी वही हिसाब से वैक्सीनेशन प्रोग्राम किया जाएगा। धन्यवाद सर जी। मनोज बिंगाड़े, न्यूज़ 1 इंडिया, महाराष्ट्र, रायगढ़। तो वहीं भिवंडी के अंदर STP प्लांट में हुई इस घटना के बाद स्थानीय विधायक रईस शेख ने भिवंडी महानगर पालिका को दोषी बताया है। तो सबसे पहले तो ये 2 तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। एक जो निग्लिजेंस हुई, जो लापरवाही हुई, लेकिन वो लापरवाही तो वॉचमैन की छोटी है, जो बड़ी लापरवाही है वो महानगर पालिका की है, जो 2 साल से काम को रोक के रखते हैं, उसका हल नहीं निकाल सकते। दूसरा कॉम्पनसेशन की बात है तो आज हमने कंपनी की पे जोर डाल के 5 लाख रुपया जो है उसके परिवार को दिलाया। ठीक है, बच्चे की जिम्मेदार जो है वो तो आएगा FIR के अंदर, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी महानगर पालिका को। नॉर्म्स होती है टेंडर देने के टाइम पे, वहाँ पे बाहर बोर्ड लगा रहे थे कॉन्ट्रैक्टर के नाम है, सब कुछ वहाँ पे नहीं फॉलो किया गया। मुझे निर्देश में अभी आपने लाया ये बात, तो इमीडिएटली कल मैं अभी सिटी को बोल के उसको
तो वही महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आम जनता से शक्ति विधेयकों के लिए सुझाव और संशोधन मांगे हैं, जिसको लेकर सभी दलों के विधायकों के साथ बैठकें हो चुकी हैं। वहीं आपको बता दें कि अनिल देशमुख महाराष्ट्र विधानसभा और परिषद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 15 जनवरी 2021 की शाम 5 बजे तक सुझाव और संशोधन स्वीकार किए जाएंगे। अधिवेशन में मंजूरी के लिए लाने आज वाले हैं, इसके बारे में जो सर्व पक्षीय आमदार की अभी तक 2 बैठक हो चुकी है। उस बैठक में जो निर्णय हमने लिया है उसमें सब महाराष्ट्र की जनता की तरफ से हमने सूचनाएं मांगी है और ये सूचनाएं मैं विनती करूंगा, मैं गुजारिश करूंगा सब लोगों से, सब महिला संगठन से कि उनकी जो भी सूचना शक्ति मिल में ये है उन्होंने 15 जनवरी तक विधान भवन में भेजना है। उसके बावजूद खास करके जो महिला संगठना है महाराष्ट्र की, जो वकील संगठना है, उनको भी मिलने के लिए हमने 11 जनवरी को नागपुर में बैठक तय की है, 19 जनवरी को मुंबई में और 29 जनवरी को औरंगाबाद में बैठक हमने बुलाई है। वहाँ पे हमारी जॉइंट सिलेक्शन कमेटी के साथ में जो भी निमंत्रित महिला संगठन है या जो भी वकील संगठन है, उनसे भी सब सुझाव उसमें लेंगे ताकि उसमें से जो अच्छे सुझाव होंगे उसको हमारे शक्ति मिलने की। तो वहीं मुंबई से सटे मीरा रोड क्षेत्र के गैर कानूनी तरीके से चलाए जा रहे 2 हुक्का पार्लर पर पुलिस और डीसीपी अमित काले ने अपनी एक विशेष टीम के साथ छापेमारी की। हुक्का पार्लर से करीब 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो वहीं मुंबई में एक ब्रिटिश नागरिक पैसों की धोखाधड़ी का शिकार हुआ। आपको बता दें, महिला से पैसों को 2 गुना करने का लालच देकर लगभग 72 लाख रुपए की चपत लगा दी गई, जिसके चलते मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ब्रिटिश नागरिक ईसा अहमद खान ने एक रारकुआ कलेक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से फोन आया। उन्हें बेंगलोर में कंपनी के ऑफिस बनाने को कहा गया। दुर्लभ सिक्कों के खरीद बिक्री से इन्वेस्टर्स को कुछ ही महीनों में दुगना दाम देने का झांसा देकर धोखाधड़ी की गई। तो वहीं ठाणे जिले के भिवंडी के अंदर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने बिजली कंपनी के कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ का मामला सामने आया। तो वहीं बिजली के बढ़ते बिजली बिल को देखते हुए गुस्साए कार्यकर्ताओं ने भिवंडी में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी टोरेंट के खिलाफ कार्यालय को निशाना बनाते हुए जमकर प्रदर्शन किया। तो वहीं उन्होंने कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। तो मुंबई में महानगर पालिका के चुनावों को लेकर कांग्रेस ने अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है। तो वहीं एक तरफ राज्य में कांग्रेस शिवसेना, तो वहीं दूसरी तरफ महानगर पालिका चुनाव को लेकर तमाम समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। बीएमसी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बिगुल फूंक दिया है। मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका येणाऱ्या मुंबई काँग्रेस स्वतः 227 जागांवर लढू इच्छित आहे। हे मी ज्या दिवशी आमची दोघांची नियुक्ती झाली त्या दिवशीही सांगितलं, अनेक पत्रकार परिषदा झाल्या तेव्हाही सांगितलं आणि आताही आपल्याला तो मुंबई महानगर पालिका चुनाव भले ही 2022 में होने वाले हों, लेकिन राजनीतिक दल अपने सियासी समीकरण बनाने में
शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें मुंबई से में ज्यादातर गुजराती समाज बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है, जिसे साधने के लिए शिवसेना ने अब गुजराती कार्ड खेला है। शिवसेना गुजरातियों को लुभाने के लिए मुंबई में जलेबी के फाफड़ा उद्धव ठाकरे आपड़ा का आयोजन कर रही है। शिवसेना 10 जनवरी को मुंबई में जलेबी का फाफड़ा उद्धव ठाकरे आपड़ा का आयोजन मुंबई के जोगेश्वरी में कर रही है। आपको लगता है कि शिवसेना गुजराती वोट के लिए मेहनत करती है, तो ये भी जरूरी है कि 92-93 में जो दंगल हुई थी उसमें बाला साहेब ठाकरे ने गुजरातियों को बचाने में मदद की थी, तो वो हम भूल नहीं सकते और उसको लोगों को याद दिलाना भी हमारा काम है, क्योंकि हमारे टाइम के लोग अभी नई पीढ़ी में फ़र्क है, तो उनको बताना पड़ेगा। इसलिए मेरा में हम समझा सकते हैं कि ऐसे लोगों ने अपने को सपोर्ट किया है तो उनको वोट करो। तो ये भी एक मेरा वे का एक अंग है। तो पार्टी को बढ़ाने के लिए प्रचार करेंगे तो शिवसेना भी प्रचार करती है, उसमें कोई बुरी बात क्या है। बीजेपी को बुरा नहीं लगना चाहिए, मगर हाँ बीजेपी को अपने सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए वो सब टीका करते रहते, तो टीका करने दो, उनकी टीका से। तो वहीं भिवंडी के एसटीपी प्लांट में 1 जनवरी को खोदे गए गड्ढे में गिरने से 3 साल के बच्ची की मौत हो गई। मौत के बाद भी अभी तक प्लांट में सुरक्षा के कोई उपाय नहीं दिख रहे हैं। हमारे संवाददाता शिवम झा ने एसटीपी प्लांट का जायजा लिया, जहां कोई भी सुरक्षा के इंतजाम नजर नहीं आए। वहाँ पे नए साल के दिन एक दर्दनाक घटना हुई थी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस गड्ढे में एक 3 वर्षीय बच्ची की डूबने की वजह से दर्दनाक मौत हुई थी। गड्ढे की अगर हम गहराई की बात करें तो इसकी गहराई 30 फीट बताई जा रही है। यहाँ पे यह काम ईगल कंपनी द्वारा करवाया जा रहा था एसटीपी प्लांट बनाने का। अगर हम यहाँ पे इतने बड़े गड्ढे हैं तो सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि घटना होने के बावजूद आज तीसरा या चौथा दिन है इस घटने का, फिर भी यहाँ पे बच्चे खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम क्या हैं आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। उस घटना को विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ यहाँ पे कुछ स्थानिक हैं, हम उनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? रईस खान नाम है हमारा। आप यहीं के रहने वाले हो? हमारे सामने ही घर है। क्या मतलब यह क्या है, यहाँ पे क्या काम चल रहा है? यहाँ पे ये जगह पहला नंबर तो शमशान भूमि प्लस कब्रिस्तान के अलाउट हुई है। देखा जाए अगर तो मरने के बाद आदमी यहाँ जलने आएगा या तो कब्रिस्तान में आएगा। कम से कम 2000 से ज़्यादा यहाँ पे झोपड़पट्टी है, प्लस मस्जिद है, मंदिर है। ये चीज़ की तो ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ खेलने का बन सकता था बच्चे लोग का, वो चीज़ यहाँ नहीं है। अगर यहाँ कोई छोटा सा पार्क बना दिया जाए। उस दिन यहाँ पे क्या घटना हुई थी 1 तारीख के दिन? उस दिन यहाँ बच्चे लोग, फ्राइडे था, यहाँ पे बच्चे लोग खेल रहे थे, 2 बच्चे गिरे, उसके बाद वो कूदे उसमें लोग निकालने के लिए, जब इधर उधर वाले आवाज़ किए, फिर क्या हुआ कि एक बच्चा तो मिल गया तुरंत, दूसरा जो मिला तो निकालने में ही वो समझो डेथ हो चुका था उसका, लड़की का। देखा जाए तो ये यहाँ पे गहराई है, यहाँ पे आसपास में बच्चे खेलते हैं, तो यहाँ पे सुरक्षा के क्या इंतजाम है? क्या कंपनी द्वारा यहाँ पे कोई वॉचमैन रखा गया है? पहले रखा गया था, जब से घटना हुई आज तक अभी भी कोई वॉचमैन नहीं है। अभी यहाँ पे ऐसे कोई घटना और हुई है या फिर कोई ऐसा कुछ? नहीं, अभी नहीं हुआ है फिलहाल। प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे आप? प्रशासन से तो यहाँ पहला नंबर तो ये शमशान और ये कब्रिस्तान ये भी नहीं आना चाहिए। यहाँ पे इतना ज़्यादा लोग बच्चे हैं कि अगर यहाँ खेलने के लिए कोई गार्डन या कोई ऐसा बना दिया जाए कि बच्चे कहीं खेल तो सकें। तकरीबन क्या आबादी होगी आसपास में रहने वालों? यहाँ पे कम से कम 2000 से ज़्यादा झोपड़पट्टी है। यहाँ पे बिल्डिंग्स को छोड़ दीजिए, पूरा इलाका देखिए आप, यहाँ जितना है सब पूरी झोपड़पट्टी से भरी है। और खेलने के लिए आप देखें तो कोई जगह नहीं है। छोटा सा रोड है कि आए दिन बच्चे लोग, कोई बाइक के पास आ जाता है, कोई गाड़ी के नीचे आने से बचता है। अगर उस जगह ये जगह अगर काम का है तो यहाँ सबसे बेटर है कि कोई भी ऐसा पार्क बन जाए। धन्यवाद। स्थानिकों की क्या राय है, उनकी क्या समस्या है, ये आपने देखा। तो वहीं रायगढ़ जिले के अंदर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के नाम पर जमीन खरीदने का मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने आज अलीबाग में जाकर प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की। आणि रश्मी उद्धव ठाकरे यांनी दोघांनी ती मिळून ती एकूण 9 एकर जमिनीची खरेदी केली 2014ला। 2014ला त्याच्यानंतर 2018ला अन्वय नाईक मयत झाले। त्याच्यानंतर त्यांनी त्यांच्या वारसांनी अन्वय नाईकचे मिसेस वर्षा नाईक आणि आज्ञा नाईक यांनी दोघांनी त्याला परमिशन देऊन किंवा त्यांच्या ह्यांना नावावर होण्यासाठी काही हरकत नाही असं पत्र देऊन
ही जागा रश्मी उद्धव ठाकरे आणि मनीषा रवींद्र वायकर यांच्या नावावर झाली। तो वहीं बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद के खिलाफ मुंबई महापालिका के अंदर जुहू पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। सोनू सूद पर आरोप है कि मुंबई महापालिका की इजाजत के बिना ही निवासी बिल्डिंग की रूपांतर होटल में किया गया है। आपको बता दें एपी नायर रोड पर स्थित शक्ति सागर में ये 6 मंजिला इमारत को सोनू सूद ने खरीदा था। इस निवासी इमारत के अंदर सोनू ने होटल शुरू करते समय मुंबई महापालिका की अनुमति नहीं ली थी, जिसके चलते सोनू सूद के खिलाफ अवैध निर्माण की शिकायत मुंबई महापालिका के अंदर जुहू पुलिस थाने में दर्ज की गई और सोनू सूद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। तो वहीं महाराष्ट्र के लातूर जिले के ग्रामीण इलाके में बिजली की समस्या से लोग परेशान हैं। जाजनूर गांव के अंदर किसानों को बीते 3 महीनों से खेती के लिए बिजली नहीं मिल पा रही, तो दूसरी तरफ पिछले 3 दिनों से जाजनूर गांव में बिजली ही नहीं है। उससे छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खराब मौसम के चलते पहले ही किसान परेशान है, ऐसे में बिजली नहीं होने से उनकी परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ गई है। लाइट के बारे में कुछ तो कुछ सुधारना होने चाहिए। किसान के बारे में और बच्चों के पढ़ाई के बारे में बहुत तकलीफ हो रहा है। ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं हमारे बच्चे, तो ऑनलाइन के बारे में तो लाइट की ज़रूरी रहती है। तो मैं अपील करता हूँ कि एमएससीबी को दुकान उत्पन्न बढ़ाने के लिए लाइट की जरूरी आहे। मी 10वी या वर्गात शिकते। गेल्या 3 दिवसापासून जाजनूर या गावी लाईट नसल्यामुळे माझा ऑनलाइन अभ्यास थांबला आहे। लाइट के बारे में तो वहीं भिवंडी के अंदर सरिया चोर गैंग सक्रिय है और डेली 3 से 5 टन सरिया करते हैं चोरी। तो मेट्रो कंपनी के पास मुसारने गांव में होती है चोरी। बड़े पैमाने पर सरिया चोरी को अंजाम दिया जाता है। पुलिस सरिया चोर गैंग को पकड़ने में नाकाम है।